कौशल्या ने घर की चाबियां मेज पर रखी और अपनी दोनों बहुओं राधिका और ममता से बोली, जो इस घर की रसोई सबसे अच्छे से संभाल पाएगा वही इस घर को भी संभाल पाएगा। ये चाबियां उसी को मिलेंगी। बड़ी बहू राधिका शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, जबकि ममता एक गांव की सीधी साधी लड़की थी। दोनों एक साथ ब्याह कराई थी। बड़ा बेटा विनोद और छोटा बेटा राजीव किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। तभी राधिका ने कहा, सासू माँ, घर और रसोई बैलेंस बनाने से ही चलती है। सासू माँ, राधिका भाभी, ये बैलेंस बनाना तो मुझे नहीं आता, लेकिन खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। मुझे इन चाबियों का कोई लालच नहीं, लेकिन रसोई संभालने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ठीक है, आज तुम दोनों की पहली रसोई है। मोहल्ले की कुछ औरतें भी आएंगी तो मुंह दिखाई की रस्म भी एक साथ हो जाएगी। ठीक है सासू माँ, मैं जाती हूँ खाना बनाने, क्योंकि मुझे खाना बनाने में बहुत समय लगता है। तुरंत ममता रसोई में घुस गई, लेकिन राधिका अपने कमरे में आ गई। कमरे में उसका पति विनोद बैठा था। विनोद ने हैरान होकर पूछा, अरे राधिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे भाई, आज तुम्हारी पहली रसोई और मुंह दिखाई की रस्म है। जाओ खाना बनाने की तैयारी करो। अरे, मुंह दिखाई की रस्म शाम को है। मुझे खाना बनाने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेगा। देवरानी जी पता नहीं क्यों अभी से किचन में जाकर बैठ गईं। दूसरी तरफ ममता किचन में अलग अलग तरह की सब्जियां काटने लगी। उसके बाद उसने 3 तरह की दालें धोई, बेसन निकाला, मैदा निकाला, कई तरह के मसाले भी सामने रख लिए। यहाँ भी हर रोज मैं 36 तरह के पकवान बनाया करूंगी। सारा सामान पूरे किचन में फैलाकर ममता बैठी थी। तभी वहां पर उसके सास ससुर आ गए। अरे कौशल्या, हमारी छोटी बहू ये क्या कर रही है? पूरा गांव नहीं आ रहा है। अरे भाई, सिर्फ गांव की औरतें ही तो आ रही हैं। हाँ, एक मिनट। अरे छोटी बहू, सारा सामान बिखेर क्यों रखा है? तुम क्या क्या बनाने वाली हो? और बड़ी बहू कहाँ है? सासू माँ, मैं 36 तरह के पकवान बनाने वाली हूँ, और भाभी शायद अपने कमरे में होंगी, वो भी तैयारी कर रही होंगी। ये सुनते ही उसके सास ससुर के मुंह में पानी आ गया। क्या बात है बहू, हम गांव वाली ब्याह कर इसीलिए तो लाए थे, ताकि हमें अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिले। ठीक है बहू, तुम बनाओ 36 तरह के पकवान। आज पूरा मोहल्ला खुश होकर जाएगा। दूर से राधिका ने उनकी बातें सुन ली। सासू माँ पागल हो गई है क्या? ऐसे संभाला जाता है रसोई घर? लगभग 2 घंटे में ममता ने 36 तरह के पकवान बनाकर लगभग तैयार कर लिए। तभी वहां पर राधिका आई। उसने गैस जलाकर एक चूल्हे पर दाल पकाने को रख दी और दूसरे चूल्हे पर चावल। क्या बात है देवरानी जी, तुमने तो इस घर को ढाबा ही बना दिया। भाभी, मुझे 36 तरह के पकवान बनाने आते हैं, तो सोचा सारे पकवान बना दूं। इस तरह धीरे धीरे शाम हो गई। शाम को मोहल्ले की सभी औरतें आ गईं और मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। ममता ने उन सभी औरतों को 36 तरह के पकवान परोस दिए। ये देखकर तो मोहल्ले की औरतें दंग रह गईं। क्या बात है कौशल्या, तुमने अपने बड़े बेटी की शादी किसी हलवाई की बेटी से कर दी है क्या? अरे नहीं बहन जी, दरअसल मेरी छोटी बहू को अच्छे अच्छे पकवान बनाने का बहुत शौक है। क्या बात है बहू, जीती रहो जीती रहो। वैसे बड़ी बहू, तुमने अभी तक खाना नहीं परोसा, तुमने क्या बनाया है? मैंने सोचा देवरानी जी की तारीफ खत्म हो तो मैं भी अपने पकवान परोसूं। तुम तो पहले दिन ही छोटी बहू से चिढ़ने लगी। अरे, मैं क्यों चिढ़ने लगी सासू माँ, मैं तो बस सच बोल रही हूँ। इतना बोलकर राधिका ने दाल चावल उन लोगों को परोस दिए, जिसे देखकर सबका मुंह बन गया। ये क्या, इतने खास मौके पर सिर्फ दाल चावल? देखिए, हमें वही खाना खाना चाहिए जो हम हर रोज खा सकें और हमारा स्वास्थ्य भी ना खराब हो। इस दुनिया में न जाने कितने गरीब हैं जिन्हें सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती, और हम लोग 36 पकवान खाएं, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस बात से सारे लोग राधिका से भी इम्प्रेस हो गए।
वैसे बड़ी बहू, बात तुमने बिल्कुल सही कही। हम तुम्हारे दाल चावल भी जरूर खाएंगे। इस तरह सब ने दोनों बहुओं का खाना खाया। खा पी कर सब अपने अपने कमरे में चली गईं। आज उन दोनों की सुहागरात थी। क्या बात है राधिका, तुमने सिर्फ दाल चावल बनाया, फिर भी अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लिया। अरे मैंने तो जो भी कहा सच कहा। मुझे देवरानी जी की तरह फालतू में अन्न बर्बाद करने का शौक नहीं है। हाँ, वैसे बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन ये सब कभी ममता के सामने मत बोलना, उसे बुरा लगेगा। हाँ हाँ, इतना तो मुझे भी पता है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई गवार नहीं। वहीं दूसरी तरफ राजीव और ममता की भी सुहागरात थी। ममता, मुझे नहीं पता था कि तुम 36 तरह के पकवान बना लेती हो। सुना सबने आज तुम्हारी बहुत तारीफ की। हाँ, और एक बात मैं आपको बताए देती हूँ, अब मैं हर रोज 36 पकवान ही बनाऊंगी। हाँ। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। सब लोग सो गए। करीब आधी रात को राधिका को प्यास लगी। वो जैसे ही पानी पीने के लिए बाहर निकली तो देखा ममता जल्दी जल्दी बचा हुआ खाना पैक कर रही थी। ममता इतनी रात में बचा हुआ खाना क्यों पैक कर रही है? ममता ने अपना मुंह घूंघट से ढक लिया और सारा खाना लेकर घर से बाहर निकल गई। ये देखकर तो राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगी, ये इतना सारा खाना लेकर इतनी रात को कहाँ गई होगी? खैर, मुझे क्या लेना देना। पानी पीकर राधिका अपने कमरे में चली गई। अगले दिन फिर से ममता ने 36 तरह के पकवान बनाए। राधिका ने सिर्फ दाल चावल ही बनाए। अरे देवरानी जी, आज तो कुछ है भी नहीं, फिर आज 36 तरह के पकवान बनाने की क्या जरूरत थी? भाभी, ममता ने मुझे कल रात ही बता दिया था कि वो हर रोज 36 तरह के पकवान बनाएगी। मुझे तो सारे पकवान बहुत पसंद हैं। अरे कोई बात नहीं बड़ी बहू, बनाने दो ना 36 पकवान। मुझे तो खाने पीने का बड़ा शौक है। हाँ, लेकिन सासू माँ, रोज रोज इतने सारे पकवान नहीं खाने चाहिए। इस तरह के पकवान त्योहारों में ठीक लगते हैं। हर रोज तो हमें सादा खाना ही खाना चाहिए। इससे अन्न की बर्बादी भी तो होती है। तो कमाने तू जाती है क्या? अरे हमारे दोनों बेटे कमाते हैं। अरे सासू माँ, गुस्सा मत कीजिए। उन्हें जो सही लगा उन्होंने बोल दिया। लेकिन पहली बार अपनी सास को इतना गुस्से में देखकर राधिका को भी गुस्सा आ गया। अरे तो मैंने कब कहा कि मैं कमाती हूँ? लेकिन खर्चा तो इसी घर का होता है ना। 36 तरह के पकवान बनाने के लिए जितना अनाज ये बर्बाद करती है, उतने अनाज से न जाने कितने गरीबों का पेट भर जाएगा। ऐसे अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। वैसे बड़ी बहू का भी कहना ठीक ही है। छोटी बहू, कल से तुम भी बड़ी बहू की तरह सादा खाना ही बनाना। वो दाल चावल बना लेगी और तुम सब्जी रोटी बना लेना। नहीं ससुर जी, मैं तो 36 तरह के पकवान ही बनाऊंगी। अरे छोटी बहू, तू इनकी मत सुन। मैं इस घर की मालकिन हूँ। इस घर की चाबियां मुझे देनी है। तू 36 तरह के पकवान ही बनाएगी, सुन लिया? ये सब सुनकर राधिका को अच्छा नहीं लगा। अरे भाई, खाते वक्त बहस नहीं करनी चाहिए। चलो खाना खाना शुरू करते हैं। जिसको जो बनाना है बनाने देते हैं। वैसे भी बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके घर में ऐसी अन्नपूर्णा होती हैं। अन्नपूर्णा नहीं, अन्न का नाश करने वाली है ये औरत। फिर से सारे लोग खाना पीना खाकर सो गए। ढेर सारा खाना फिर बच गया था, क्योंकि 36 तरह के पकवान सिर्फ 6 लोग मिलकर तो खत्म नहीं कर सकते थे। इसलिए आधी रात को ममता फिर से किचन में आई। इससे पहले कि सबकी नींद खुल जाए, जल्दी से ये बचा हुआ खाना ठिकाने लगा कर आती हूँ। सारा खाना लेकर ममता फिर से निकल गई। एक बार फिर से राधिका ने उसे देख लिया और सोचने लगी, ये आज फिर से बचा हुआ खाना लेकर बाहर जा रही है। अन्न की इतनी बर्बादी मैं नहीं देख सकती। सुबह बताती हूँ इसे। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर राधिका ने कहा, सासू माँ, तुम्हारी प्यारी छोटी बहू 36 पकवान इसलिए बनाती है ताकि ये अपने मायके वालों का पेट भर सके। ये सुनकर ममता चौंक गई, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। ये तुम क्या बोल रही हो बड़ी बहू? मैंने परसों रात भी देखा था, कल रात भी देखा।
सारा बचा हुआ खाना आधी रात को ये कहीं बाहर लेकर गई थी। ये जानबूझकर 36 पकवान इसलिए बनाती है ताकि ढेर सारा खाना बच जाए और फिर ये अपने मायके वालों को भेज सके, क्योंकि इसके घर वाले तो गरीब है ना, इतने अच्छे अच्छे पकवान खा नहीं सकते, इसीलिए यहीं से बना कर ले जाती है। अब ममता को गुस्सा आ गया और वो बोली, भाभी ये क्या बोल रही हो आप? हम लोग गरीब जरूर हैं लेकिन लालची नहीं। मैं तो एक बार सो जाती हूँ तो सुबह ही नींद खुलती है। आपने कोई सपना देखा होगा। तुम मेरी आंखों में ही धूल झोंक रही हो विनोद। मैंने अपनी आंखों से इसे देखा था, कल भी और परसों भी। यकीन ना हो तो आज रात भी आप लोग इस पर नजर रखना। राधिका, जब छोटी बहू कह रही है वो नहीं गई थी तो नहीं गई होगी। फालतू में सुबह सुबह बात का बतंगड़ मत बनाओ, हमें काम पर भी जाना है। चलो राजीव। नाश्ता करके दोनों भाई काम पर चले गए। रात को जिद करके फिर से ममता ने 36 पकवान ही बनाए, लेकिन आधी रात को राधिका ने अपने पति को जगा दिया। विनोद उठो, देवरानी जी रात में 12 बजे ही सारा बचा हुआ खाना लेकर बाहर जाती हैं। बस 12 बजने ही वाले हैं, चलो अपनी आंखों से देख लो। ठीक है, चलो देख लेते हैं। विनोद और राधिका बाहर आ गए और चुपके चुपके किचन की तरफ नजर रखने लगे। वहीं दूसरी तरफ ममता अपने कमरे में जाग रही थी, लेकिन भाभी को पता नहीं क्या हो गया है। पक्का वो मुझ पर नजर रख रही होंगी। आज ना मैं सुबह 4 बजे जाऊंगी। हाँ। लगभग 1 बजे तक राधिका और विनोद वहीं खड़े रहे, लेकिन ममता किचन में आई ही नहीं। देखा ममता, वो नहीं आई ना, जरूर तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। चलो सो जाते हैं, मुझे काम पर भी जाना है सुबह। इतना बोलकर विनोद अपने कमरे में चला गया, लेकिन ममता आज आई क्यों नहीं? मैं रात भर यहीं बैठी रहूंगी आज। राधिका वहीं दीवार के सहारे बैठ गई। बार बार उसकी झपकी लग रही थी, लेकिन वो सो नहीं रही थी। 4 बजते ही ममता बाहर आई और सारा खाना लेकर बाहर जाने लगी। अच्छा, तो आज ये 4 बजे गई है, ये अच्छा मौका है। राधिका तुरंत भागते हुए अपने कमरे में गई और विनोद को जगाने लगी। अरे विनोद, उठो उठो, जल्दी उठो, देखो ममता सारा खाना लेकर चली गई। विनोद नींद में बोला, अरे भाई, फिर से तुमको पागलपन का दौरा पड़ गया क्या? चुपचाप मुझे सोने दो, वैसे भी रात में नींद खराब कर दी थी। ये तो नहीं उठने वाले, जाकर सासू माँ और ससुर जी को जगाती हूँ। लेकिन जैसे ही राधिका अपने सास ससुर के कमरे के पास गई तो देखा उनका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और उनके सास ससुर भगवान के सामने बैठकर ध्यान में मग्न थे। मेरी तो किस्मत ही खराब है, ध्यान में बाधा डाल नहीं सकती, वरना दोनों नाराज हो जाएंगे। अब देवर जी को भी जगाने से क्या फायदा, वो तो अपनी बीवी के गुलाम ही होंगे ना। तो उस रात भी राधिका ममता की सच्चाई सबके सामने नहीं ला। अगले दिन उसने सबसे फिर से ममता की शिकायत कर दी, लेकिन विनोद ने कहा, माँ, पिताजी, ममता, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल मैं और राधिका 1 घंटे तक किचन के सामने ही खड़े रहे, लेकिन ममता बाहर नहीं निकली। इससे साबित होता है कि राधिका को जरूर कोई ना कोई भ्रम हो रहा है। या तो तुम ममता से जलती हो, क्योंकि तुम इतने अच्छे पकवान बना नहीं सकती राधिका, तुम्हें तो सिर्फ दाल चावल बनाना ही आता है। किसी से घृणा करना, किसी से जलना, ऐसी 2 कौड़ी की चीजें मैं कभी नहीं करती। जो मैंने देखा वही बताया है। खैर, मुझे क्या लेना देना, जिसको जो करना है करे। आज से मुझे भी कोई फिक्र नहीं। अब तो ममता को छूट मिल गई थी, इसलिए वो हर रोज रात के खाने में 36 प्रकार के पकवान बनाती थी और बचा हुआ खाना लेकर बाहर निकल जाती थी। धीरे धीरे घर का बैंक बैलेंस बिगड़ने लगा। फिर एक रात, राधिका, ममता के 36 तरह के पकवान तो मुझ पर भारी पड़ रहे हैं। तुम सिर्फ दाल चावल बनाती हो, फिर भी मेरे पैसे भी तो खर्च होते हैं उस 36 प्रकार के भोजन में। मेरा सारा बैंक बैलेंस बिगड़ रहा है। ये तो एक दिन होना ही था। कल ही बात करता हूँ। अगले दिन दोनों भाइयों के बीच इसी बात को लेकर बहस हो गई। देखो राजीव, मेरी बीवी सिर्फ दाल चावल बनाती है और तुम्हारी बीवी 36 प्रकार के भोजन। शुरू शुरू में तो ठीक लगता था, अब इतना खर्चा मैं नहीं उठा पाऊंगा। तेरे कहने का क्या मतलब है?
तू इस घर का बंटवारा चाहता है? मैं भला क्यों चाहूंगा कि दो भाई अलग हो जाएं? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि रोज रोज 36 प्रकार का खाना बनना बंद कर देना चाहिए। खर्चे भी कम हो जाएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि इस घर में एक नहीं, अब 2 रसोई घर होंगे। तुम और तुम्हारी बीवी अपने खाने का खर्चा देखो, हम लोग ममता का खर्चा देख लेंगे। मुझे तो 36 प्रकार के खाना खाने की आदत पड़ गई है अब। ये सुनकर सारे लोग तो हैरान हो गए, लेकिन ममता अंदर ही अंदर खुश हो गई और सोचने लगी, चलो ये अच्छा हुआ कि मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ा और मेरे 36 तरह के पकवान बनने भी बंद नहीं हुए। भैया, मुझे भी 36 तरह का खाना खाने की आदत पड़ गई है। अब वक्त आ गया है कि बंटवारा हो ही जाना चाहिए। आप अपना खर्चा अलग देखो, मैं अपना खर्चा अलग देख लूंगा। राजीव, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ठीक है, तुम यही चाहते हो तो यही सही। उसी दिन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो गया। बंटवारा होने के बाद ममता तो पूरी तरह से आजाद हो गई, इसलिए वो रात 12 बजते ही बचा हुआ खाना लेकर बाहर चली जाती थी। लेकिन एक रात ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। मैं कभी नहीं चाहती थी कि 2 भाइयों के बीच बंटवारा हो जाए, लेकिन विनोद जी के खर्चे भी तो बढ़ रहे थे। आज जाकर देखती हूँ कि ममता इतना सारा खाना लेकर सच में अपने मायके ही जाती है या कहीं और। उस रात राधिका ममता का पीछा करने लगी। पीछा करने के बाद राधिका को क्या पता चला, ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। अगले दिन आधी रात को विनोद की नींद खुली तो उसने देखा राधिका कमरे में नहीं थी। शिव, इतनी रात को राधिका कहाँ चली गई? बाहर जाकर देखता हूँ। विनोद जैसे ही घर के बाहर निकला तो देखा सारा खाना लेकर राधिका और ममता एक साथ घर के बाहर जा रही थी। ये देखकर विनोद हैरान हो गया। ये क्या देख रहा हूँ मैं? अरे राजीव, माँ, पिताजी, जल्दी बाहर आइए। सारे लोग बाहर आ गए। अरे क्या हुआ बेटा? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहा है? भैया, फिर से ममता ने कुछ किया क्या? तू अभी भी नींद में है क्या? अपने कमरे में जाकर देख, ममता नहीं है और न ही राधिका है। शायद राधिका सही कहती थी, ममता सारा खाना लेकर बाहर ही जाती थी और अभी अभी मैंने देखा कि राधिका और ममता दोनों एक साथ खाना लेकर कहीं बाहर गई हैं। क्या? हाँ, मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा। राजीव ने अपने कमरे में जाकर देखा तो ममता नहीं थी। ऐसा करते हैं, कल हम सब लोग इन दोनों पर नजर रखेंगे, क्योंकि अगर राधिका ममता से चिढ़ती थी तो वो खुद क्यों उसके साथ जाने लगी सारा खाना लेकर। अगली रात सारे लोग जगे हुए थे। आधी रात को राधिका और ममता किचन में गईं और सारा खाना लेकर बाहर जाने लगी। ये देखकर पूरा परिवार दंग रह गया। राधिका की वजह से ही हम दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो गया और ये दोनों देवरानी जेठानी एक हो गईं। कहीं ये दोनों मिलकर हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही हैं? भैया, कल इस बारे में बात करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है ये दोनों कोई बहरूपियां हैं। अगली सुबह पूरे परिवार ने राधिका और ममता को एक साथ बुलाया। अरे छोटी बहू, तुम्हारे कान के झुमके कहाँ चले गए हैं? और बड़ी बहू, तुम्हारे सोने के कंगन कहाँ हैं? अरे कहीं बेच दिए क्या? राधिका, ये सब क्या है? पहले तो तुम ममता से चिढ़ती थी। जब हम दोनों भाइयों का बंटवारा हो गया तो तुम भी उसके साथ रात में सारा खाना लेकर बाहर जाने लगी। बचा हुआ खाना लेकर आधी रात को तुम दोनों जाती कहाँ हो? हमने सब कुछ देख लिया है। इससे पहले कि राधिका और ममता उनकी बातों का कोई जवाब दे पाती, वहां पर एक नेताजी अनाथ आश्रम के कुछ गरीब बच्चों को लेकर आ गए। ममता बेटी, राधिका बेटी, मैं ये 50 लाख रुपए का चेक तुम दोनों को डोनेट करने आया हूँ। भाई, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। इन पैसों से तुम एक अनाथ आश्रम खोलना, जहाँ इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी, क्योंकि सिर्फ खाना खिलाने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। 50 लाख का चेक देकर वो नेताजी वहां से चले गए बच्चों को लेकर। ये सब देखकर पूरा परिवार हैरान हो गया। देखिए, आप लोगों को हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ बताती हूँ। दरअसल ममता जानबूझकर 36 तरह के पकवान इसलिए बनाती थी जिससे उन गरीब अनाथ बच्चों को खिला सके। वो
वो सारे बच्चे बेचारे रेलवे ट्रैक पर रहते थे। जब मैंने एक दिन इसका पीछा किया तब मुझे सारी सच्चाई पता चली। और कल से भाभी भी मेरा इस काम में साथ देने लगी। घर का खर्चा ज्यादा ना बढ़े इसलिए हम दोनों ने अपने गहने भी बेच दिए। पता नहीं कैसे नेताजी की नजर हम पर पड़ गई और वो हमारी मदद करने आ गए। उस दिन के बाद फिर से सारे लोग एक ही छत के नीचे रहने लगे। एक ही रसोई में खाना बनने लगा और उन लोगों ने एक अनाथ आश्रम भी खोल लिया।